गया कि दूध का हमारे सामने है, और मुझे लगता है दूध का हो गया था। और दही का जो है, हम चर्चा का विषय हमारा दही का भी लगभग हो गया था। अब घी से हमें शायद शुरू करना है। घी क्या काम करता है? घी का मतलब होता है सिर्फ गाय का घी। और भी होते हैं चीजें, लेकिन यहाँ पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं घी। तो इस दृष्टिकोण से आज की हमारी चर्चा रहेगी कि 7 प्रकार के जो लिक्विड महर्षि ने बताए हैं अष्टांग हृदयम में, उनके क्या क्या प्रयोग हैं, उनकी विधि क्या होना चाहिए, और उनके प्रयोग से होने वाले प्रभाव क्या है या लाभ क्या है। इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो जल वर्ग हो चुका था, दूध वर्ग भी हो गया, और दही और छाछ की बात कर रहे थे, दही और मक्खन की। दही क्योंकि दूध है, दूध के बाद में क्या बनेगा? उसका दही बनेगा, दही के बाद क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। तो मक्खन को नवनीत कहा गया है, यानी नवनीत, नया। नवनीत ही मक्खन है। ठीक है। तो ये पंचम भाग का वर्णन देखते हुए हमने दूध वर्ग का जानने का प्रयास किया, फिर उसके बाद में दही, और दही का फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। दही का विपाक यानी तासीर में, रस में आम्ल। दही क्या है? दही का जो विपाक है, और रस की दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये विपाक तो इसका गर्म है, मतलब, और रस की दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें कौन सा अम्ल रस पाया जाता है, यानी खट्टा। ग्राही यानी पचने में भारी है, वात नाशक है, शोकृत और विषम ज्वर, मूत्रकृच, पीनस यानी जुकाम में भी इसका लाभदायक कोई है। पीपीटी है क्या दादा? कोई आप पढ़ रहे हैं, कुछ दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा देते हैं, ये लीजिए, अभी डाल देते हैं। इससे पहले डला हुआ था ग्रुप में, तो नहीं नहीं, अभी नए लोग हैं ना, 2-3 नए लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी ले रहा हूँ उसको, लाइन पर ले रहा हूँ, क्योंकि और पिछला फेसबुक वाला में है लाइव ना, भी हो रहा इसलिए। है। हाँ, वो पिछला वाला था तो मैंने इसको रिपीट नहीं किया था, दोबारा डाला नहीं। नया जहाँ से शुरू करना है उसी को डाल पाया था, तो फिर से मैं अभी इसको डाल देता हूँ, नो टेंशन। तो ये वाला मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि 7 प्रकार के दूध की हम चर्चा कर चुके थे, जल का भी हम चर्चा कर चुके थे, और चैप्टर के आधा निकल चुका है लगभग इसमें से। और आगे इसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिर से
जो पुराना है उसमें कुछ भाग पिछला रिकैप जिसको बोलते हैं वो रिकैप कर रहे हैं। तो हम जब चर्चा करते हैं तो हम थोड़ा सा कभी कभी रिकैप भी वापस से ले लिया करते हैं। ये रिकैप ही कर रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार रिकैप ले लेता हूँ। तो दही के विषय में हमने जानना था थोड़ा सा। दही चाहे ताजा हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे वो कुल मिला के कहलाता तो मीठा ही है, राइट? क्या कहलाता है ये? मीठा ही कहलाएगा इसका। मीठा सॉरी खट्टा ही कहलाएगा। ग्राही है, वातनाशक है, शोफकृत है, और ये विषम ज्वर यानी ज्वर में और मूत्र कुछ यानी पेशाब का रुकना, पीनस ये जुकाम, इन सब में क्या है लाभकारी है। और रात में नहीं खाना चाहिए इसे, और बसंत ऋतु, ग्रीष्म क्या हो रहा ऋतु, है? कोई शरद ऋतु में समस्या है नहीं क्या? खाना है। हाँ जी, कोई समस्या हो रही? ठीक, बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं नवनीत। नवनीत क्या है? नवनीत का मतलब होता है मक्खन। घी की तो हम चर्चा कर चुके, दूध की हम चर्चा कर चुके, पानी की चर्चा करें, गंगा का जल कैसे है, कौन सी नदी कहाँ मुड़ेगी तो क्या करना है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा जल पीने योग्य है, कौन सी नदी का पीने योग्य है, किस दिशा की ओर जाए नदी तो वो पीने योग्य है, और कौन सी खराब, इसका हम चर्चा कर चुके हैं। नवनीत, नवनीत का अर्थात मतलब मक्खन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये तासीर में शीतल ठंडा है, अग्निवर्धक यानी ठंडा होते हुए भी उल्टे काम करता, अग्निवर्धक अग्नि को भड़काता है, अग्नि को बढ़ाता है शरीर में, यानी भूख बढ़ाता। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, ठंडा तो है, अब आप कहोगे जी ठंडा है तो फिर कैसे अग्नि बढ़ा रहा है, पर ये अग्नि बढ़ाता है, अग्निवर्धक माना है। और वृष्ण है, ग्राही है, ये सारे इसके गुण मिलते हैं। विष्णु का मतलब घाव वगैरह कहीं हो जाए इंटरनल, जैसे अंदर अपने शरीर के अंदर अल्सर वल्सर हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। उसकी भूख को भी बढ़ाएगा, उसके घावों को भी भरने में मदद करेगा। ग्राही है, पचने में भी काफी थोड़ा सा भारी नजर आता। वात पित्त रक्त नाशक, यानी वात का नाश करता है, पित्त का भी नाश करता है, यानी पित्त के रक्त में बढ़ जाने के कारण जो भी बीमारियां होती है उनका नाश कर सकता है। वात यानी वायु, और पित्त, पित्त हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है रक्त के अंदर तो उसका नाश करता है। अर्श, अर्दित यानी उल्टी वगैरह जो आती है, अर्श पाइल्स वगैरह, कास खांसी, इन सारियों में लाभकारी है। इसलिए मैं कहता हूँ सूखी खांसी हो जाए तो आप मक्खन डाल के पी लो, सो जाओ दूध में, सब ठीक हो जाए। तो ये नवनीत के गुण हमने देख लिए। चर्चा करते हैं घी। तो घी क्या कर रहा है? स्मृति वर्धक, आयु वर्धक है। स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, दिख पा रहे हैं?
शेयर हो नहीं आ नहीं रहा रहा सर कुछ भी। है जी। शेयर हो नहीं रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं। हम तो सोच रहे थे स्क्रीन शेयर हो रहा है। तब से वही मैं सोचा क्या बात है। तो ये हमने चर्चा की अभी घी की, और घी की चर्चा शेष है। दही की हो गई, नवनीत की यानी मक्खन की हो गई, दूध के बारे में हम देख चुके, 7 प्रकार के दूध, ऊंटनी का दूध है ना, ऊंटनी का दूध जो है लवण, ये 7 प्रकार के दूध हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बकरी का दूध, भेड़ का दूध, हाथी का दूध, हाथी का तो नहीं होता, हाथी नहीं देती है, हाथी तो देता नहीं है, हथनी का दूध मतलब, ऊंटनी का दूध, स्त्री का दूध, और किसका दूध, एक खुर वाले जो पशु होते हैं उनका दूध, कच्चा दूध और पक्का दूध, ये इतने प्रकार के दूधों की हमने चर्चा कर चुके हैं। और धारो दूध, तो यानी जैसे ही धार पड़ती है दूध की, जैसे ही दूध निकाला और तुरंत पी जाए या सीधे मुंह के अंदर ही धार डालें, ऐसा दूध क्या करेगा, तो ये अमृत के समान माना है, बाकी दूधों से ज्यादा श्रेष्ठ माना है। आगे बढ़ते हैं तो अपन देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे हम लोग पक्का दूध हमने देख ही लिया। ये जो है अतिशय गुरु है, भारी है पचने में, और ये जो सीधा कच्चा दूध है ये अमृत के समान है। यानी प्रोसेस करने के बाद में वो भारी हो जा रहा है। दही की हमने चर्चा कर चुके, अब हम चर्चा करते हैं घी की। ठीक है, घी क्या कर रहा है, स्मृति, मेधा, बल, आयु, अग्नि, वर्धक, यानी हमारे शरीर के अंदर घी स्मृति, याददाश्त को बढ़ाता है, मेधा याददाश्त को, दिमाग को, शरीर को चलाने की जितनी भी शक्ति है, मेधा मेद धातु से जुड़ा हुआ जितने भी अंग हैं उन सबको बढ़ाता है, बल को, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, और अग्निवर्धक है, अग्नि को यानी भूख बढ़ाता है शरीर में। यदि इसको युक्ति संगत तरीके से लिया जाए, युक्ति पूर्वक लिया जाए, तो ये क्या करता है, शरीर में भूख को बढ़ाने का काम करता है, यानी अग्नि तत्व को बढ़ाने का काम करता है। वात पित्त नाशक, तो वात और पित्त को नाश करता है। उन्माद, यदि किसी को दिमागी टेंशन है, बहुत ज्यादा उन्माद, गुस्सा आता है जिन लोगों को, बहुत ज्यादा जिनको दिमागी बहुत ज्यादा उन्माद होता है, वो उनके लिए लाभकारी है। शोथ, सूजन में भी, ज्वर के अंदर काम करता है, जो पुराने ज्वर होते हैं ये नाशक है, लेकिन नए ज्वर में इसको भूल पर के नहीं लेना चाहिए। सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ, तो जितने भी चिकने पदार्थ हैं, स्नेहन वाले या स्नेह पदार्थ जितने भी हैं, उसमें सबसे ज्यादा इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। संस्कार करने पर हजारों कर्म कर सकता है, यानी इसका संस्कार करोगे तो हजारों कर्म कर सकता है, यानी हजारों से भी ज्यादा बीमारियों पे अकेला काम कर सकता है। संस्कार अलग अलग करने पड़ेंगे इसके, तो अग्नि संस्कार, जल संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, दुनिया भर के संस्कार पाए जाते हैं। हमारे देश में संस्कारों की कमी नहीं है, तो इसको जो भी संस्कार देंगे वैसे ही इसके गुण परिवर्तन होते जाएंगे, और गुण परिवर्तन के साथ में ये बहुत सारी समस्याओं को हरने वाला होगा। क्लियर? तो ये जब हम पंचकर्मा
के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे तब जानने को मिलेगा कि किससे क्या लाभ होता है, क्योंकि पंचकर्मा एक बहुत बड़ा विषय है। लोग BA MS ग्रेजुएशन करने के बाद में MD करते हैं, पंचकर्मा पंचगव्य ऐसे करके। तो ये ऐसा विषय है लंबा, काफी बड़ा, तो मास्टर डिग्री भी लोग करते हैं इसमें। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा कैसे रोकता है, बुढ़ापे को मतलब आयु को कैसे बढ़ाएगा घी, इसमें कौन सा ऐसा मंत्र है, जादू है। तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक विज्ञान बोलता है कि जो हमारे शरीर के टिश्यू हैं, इनकी इलास्टिसिटी जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे आदमी के बाल पकते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, और बाल भी पकते जाते हैं तो बाल भी सफेद हो जाते हैं। बाल इलास्टिसिटी जब जैसे ही शरीर की कम होने लगेगी तो टिश्यू हमारे हार्ड होते चले जाएंगे, हार्ड होते होते यानी उम्र कम रह जाएगी, हमारी जीवनी शक्ति कम हो रही है, इसका मतलब ये है। और यदि बाल काले रहते हैं, बाल स्वस्थ हैं, समस्याएं कोई है नहीं शरीर में, बॉडी की इलास्टिसिटी यानी काम करने के, हाथ पैर हिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो हिलते डुलते हैं तो उनको यहाँ वहाँ दर्द होने लगता है, यानी इलास्टिसिटी की कमी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी बना के रखता है, स्नेह बना के रखता है शरीर में, इसलिए ये आयु को बढ़ाता है। ठीक है। दीपन पाचन भी करता है, ये मदद करता है, कम मात्रा में संस्कार करके लिए जाता है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ। तो स्नेह कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने गए हैं। घी, तेल, वसा और मज्जा, 4 प्रकार के स्नेह हैं। ये चारों में सर्वश्रेष्ठ यही है। दूसरे नंबर पे आता है तेल का। ठीक, बढ़ते आगे। देखिए, घी एक ऐसी चीज है, कुछ लोग पूछेंगे साहब कि तेल को सेकंड नंबर पे क्यों रखते हैं, और उनमें भी तिल का तेल, ऐसा क्यों भाई? तो ये ऐसा इसीलिए कि घी जो है एक तो पाचन क्रिया को बढ़ा रहा है, तासीर में ठंडा है। तेल जितने भी हैं, नारियल के तेल को छोड़ के सब तासीर में बहुत ज्यादा गर्म है। और जिसमें मिला दोगे घी, उसके गुण आपस अपने आप अपने में समाहित कर लेता है। घी ऐसी चीज है, ठीक है, शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल है, बॉडी के अंदर तक स्टोर कर सकता है, वो प्रवेश कर सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है, बॉडी को अपना लेता है जल्दी से अंदर जाके। ये नुकसान नहीं करता, कोई परेशानी इसकी है नहीं। ठीक है। ये तो घी का आधुनिक विज्ञान में कुछ दुष्प्रचार हो चुका है, नो घी तो खाना ही नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, इतना डरा डरा के सबकी हालतें खराब कर रखी है। तो भाई घी का मजा ही कुछ और है। खूब बना के दाल बाटी चूरमा खूब दबा के खाओ, जौ की चपाती के अंदर तैरता हुआ घी डाल के खाइए, आपकी बहुत सारी बीमारियों का समाधान स्वतः मिल जाने वाला है।
अब घी और तेल में केवल इतना फर्क है कि घी जो है अन्य औषधियों के साथ में मिलाते हैं तो घी अपने गुण तो रखता ही रखता है, साथ में उन औषधियों के गुण भी अपने में समाहित कर लेता है। फिर चाहे उन औषधियों का आप उठा के फेंक दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। यानी घी सारी औषधियों के गुण अपने में समाहित कर लेता है। लेकिन तेल में फर्क इतना है कि तेल ऐसा है जो अपने गुण अन्य औषधियों को दे देता है, लेकिन अन्य औषधियों के गुण अपने में समाहित नहीं करता, वो डेड हो जाता, वहीं मर जाता, खत्म हो जाता उसका काम। घी नहीं मरता, यानी जीवंत रहता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आसान शब्दों में। तो तेल अपने नेचुरल गुण खो देता है, घी अपने नेचुरल गुण नहीं खोता। चर्चा करते हैं आगे अपन। एक और है शोध स्वर, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं पुराना घृत। पुराना जो घी है ये हमारा क्या करता है, जो पुराने घी होते हैं ये बहुत सारे घावों को भरने के लिए काम करते हैं, दर्द को निवारण में काम करते हैं। पुराना घी 10 साल 100 साल 50 साल पहले के जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, घी जैसे ही कोई डोनेट करता था, क्योंकि उस समय डोनेट ही होता था, इसलिए चिकित्सा का कोई खर्चा नहीं लगता था। आज डोनेट कुछ भी नहीं होता, आज दान की प्रक्रिया है ही नहीं। तो राजा, हम लोग घी और तेल क्या करते थे, मंदिरों में डोनेट कर देते थे, और मंदिरों से प्रसाद के रूप में ड्रम के अंदर बंद भर करके हमारे आचार्य लोग उनको इकट्ठा करते जाते थे, और इकट्ठा करके 100 साल 50 साल पुराना ऐसे घी होता था, वो औषधियों के रूप में काम आता था। महाभारत काल में वही घी जो 1000 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, ऐसे घी का प्रयोग वहां रात को किसी के आर पार भाला निकल गया, भाला घुस गया, बर्छी घुस गई पेट के अंदर, आर पार निकल गई, सुबह तो इतना पावरफुल होता है, जितना पुराना घी पावरफुल होता है उतना उसके मुकाबले कोई नया घी पावरफुल नहीं होता। उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रोटीन यानी घाव को भरने में बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बस लगाया और इधर घाव फुल भरा, ऐसे जल्दी से। यानी सुबह तक तो वो जो फौजी के आर पार भाला या कुछ बर्छी निकल गई है, पेट के अंदर घुस गया या छाती में घुस गया, तो हमारे जो वैद्य डॉक्टर होते थे, आचार्य होते थे, वो उसका भाला निकालने के साथ साथ, उसका विष निकालने के साथ साथ रात भर में इसी घी से उसके घाव, मतलब सुबह तक तो उसको इतना तैयार कर देते थे कि वो लड़ने को चला जाए वापस युद्ध के मैदान में, यानी इतना उसको फिट बना देते थे। ये सब पुराने घी ही काम करते थे। तो जितना पुराना घी उतना उस जमाने का सबसे महंगा घी होता था। हजारों हजार साल का, कई पीढ़ियां कई होती थी जो वहां छोड़ के चली आती थी। अब आज भी कई घरों में परंपरा है। तो दादाजी के जमाने का घी आज भी कई घरों में रखा होगा, तो वो थोड़ा सा बस लगा लो, वहीं आपकी बीमारियां गायब हो जाती हैं। ऐसे ऐसे क्रम भी देखने को मिलते हैं, ऐसे सुनने को भी मिलता है। क्योंकि अति प्रोटीन जो है और औषधियों के साथ में क्रिया करके बहुत सी बड़े बड़े फायदे देने में सक्षम होता है। तो पुराना घी किन किन रोगों में, अपस्मार,
मूर्छा, ये जैसे किसी को बेहोशी आ जाती है, मिर्गी विर्गी का रोग है। शिरो रोग, सिर के जितने भी रोग हैं। और कर्ण रोग यानी कान के रोग हैं। योनि रोग, और हाँ योनि रोग में भी ये लाभकारी। इतने सारे ये रोग हैं जिनमें ये अकेला ही लाभकारी है। औषधियों का तो इसके साथ मिला के बनाएंगे तो बहुत असर देखने को मिलेगा। तो हम तक्र की चर्चा कर रहे थे, तक्र का। अच्छा, तक्र आया नहीं। तक्र का मैं बिल्कुल अभी, ये लीजिए, ये शेयर हो गया आपकी स्क्रीन पर, आ गया। तक्र का जो स्वाद है, 6 रस होते हैं ना, तो इसका रस कौन सा है? तो ये कषाय रस बोला जाता है, और अम्ल रस है यानी थोड़ा खट्टा है। और वात कफ नाशक, यानी वात के रोगों को नाश करता है, और कफ के रोगों में ये अच्छा नाश करता है, प्रयोग के लिए लाभकारी है। दीपक यानी भूख लगाने का काम करता है। दीपन पाचन जो बोलते हैं जिसको, तो ऐसा दीपक है, दीपक कहा गया यानी अग्नि को जलाने वाला, यानी भूख को लगाने वाला। ग्रहणी, ग्रहणी रोग जो होता है ना, आईबीएस जिसको बोलते हैं आजकल लोग, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, आईबीएस जो बोला जाता है, वो जो उसके रोग में भी ये लाभकारी है। और हर्ष, पाइल्स वगैरह हो जाती है। उदर रोग, पेट में कोई दर्द, और गुल्म जैसा गोला वोला उठता है ना दर्द, वो गुड़गुड़ाता हुआ दर्द हो, तो उसमें ये लाभकारी है। विष हरने वाला है, यानी ये विष को दूर करता है। पांडु रोग यानी पीलिया में काम करता है। और इतने सारे रोग में ये काम करता है अकेला। बढ़ते हैं आगे की ओर। दूध और घी में अब यहाँ श्रेष्ठता की भी चर्चा आ रही है, क्योंकि हम लोग जो है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा पर भी ज्यादा चर्चा करते हैं, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं, ये कषाय और आम्ल रस का है, वो वात का नाश करता है, कफ का भी नाश करता है। दीपक अर्थात भूख लगाने वाला होता है। ग्रहणी, अर्श, उदर रोग और गुल्म, इन सब रोगों में लाभकारी है।
आगे बढ़ते हैं। दूध और घी की यदि तुलना करते हैं तो दूध और घी में गाय के गव्य श्रेष्ठ हैं। ठीक है, दूध और घी की बात करते हैं तो घी जो है गाय का सबसे श्रेष्ठ है। और दूध और घी में भेड़ के कौन सा श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है वो चर्चा करते हैं। तो दूध और घी में भेड़ के निकृष्ट है, यानी भेड़ का घी निकृष्ट है। 7 प्रकार के दूध देखे थे ना आपने, सबसे अच्छा दूध कौन सा, सबसे खराब कौन सा, तो सबसे अच्छा कौन सा, गाय का। सबसे खराब कौन सा, भेड़ का। यानी मनुष्य जाति के लिए सबसे अच्छा कौन सा, तो गाय का। सबसे निकृष्ट जाति का, निकृष्ट किसका, तो बोलेंगे तो उसमें दूध और गाय का दूध और घी श्रेष्ठ, निकृष्ट दूध और घी दोनों मिलकर के निकृष्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दोए तोय वर्ग और दुग्ध वर्ग जो हैं हम पढ़ चुके हैं। अब हम इक्षु वर्ग पढ़ते हैं। इक्षु वर्ग क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। यानी गन्ने का रस। तो गन्ने का रस क्या करता है, रेचक है ना। तो एक तो होता है रेचक, एक पोषक। पोषक भी है तो ये रेचक भी है, यानी शरीर में सफाई करने का काम करता है। स्निग्ध है, चिकना है थोड़ा। और रक्त पित्त नाशक, यानी रक्त पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों का नाश करता है। तो रक्त पित्त क्या होता है, यानी पित्त के अंदर एसिड की मात्रा, मतलब रक्त में जब पित्त की मात्रा बढ़ गई या एसिड की मात्रा बढ़ गई तो और शरीर में जगह जगह जलन होने लगी, जहाँ जगह देखो जो लाल कलर के रेशेज आने लगे और खुजली चल रही स्किन में, कुछ परेशानी, तो ये रक्त पित्त की बीमारी। सोराइसिस भी रक्त पित्त से ही होता है। और क्या है, मधुर रस, यानी मीठा रस। तो गन्ने का रस सबको पता है भाई मीठा तो होता है ना। तो मधुर रस और मधुर विपाक। भाई कोई चीज अपन ने मीठी खाई है तो उसका पचने के बाद भी असर क्या देखेगा, मीठा ही दिखेगा। तो इसमें वैसे औषधियों में नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि जो मीठा यानी खाया था तो उसका विपाक पचने के बाद जो हमें अंग में शरीर में काम करने गया है वो भी मीठा ही है। तो मीठा है तो स्निग्ध भी है, लेकिन तासीर में ठंडा होता है। तो जो मीठी चीजें होती हैं वो कफ को बढ़ाने वाली होती है। तो मधुर रस से मधुर विपाक है। मूत्रल यानी पेशाब को बढ़ाने वाला भी है, व्रणम करता है। और वात नाशक है, यानी स्निग्ध है, चिकना है तो चिकना वात नाशक। वात का दुश्मन कौन है, तेल घी, कुछ भी चिकना ही हो वो उसका दुश्मन है, तो वो उसको नाश कर देगा। ठीक है, इसलिए बोला वात नाशक। दर्द, दर्द का भी ये नाश करता है वैसे। अब आगे हम देखते हैं तो दंत पीड़ित है ना, तो शर्करा के समान दंत पीड़ित। और यांत्रिक पीड़ित यानी विदाही गुरु
और स्तंभी होता है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। तो ये गन्ने का क्रम बाई नस्ल है, एक तरह का ये गन्ना का, है ना। यहाँ पर दिखा है वास गन्ना, शतपूर्वक, कांतार। इसको अच्छा इधर नहीं आया है। सर वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस पहले वाला ही दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है क्या? सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, वो जो गन्ने वाला रस है ना वही वाला दिखाई दे रहा है। दूध और घी में गाय का श्रेष्ठ है, इस बस वही स्क्रीन जो पहले चल रही वही है, और तो नहीं। मैं तो अभी थोड़ी 5 मिनट पहले ही जुड़ी, मुझे पता नहीं था। मैं तो अभी 5 मिनट पहले जुड़ी हूँ, तो यही स्क्रीन आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसके में आगे का इसको ऐड करना है, मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखें इक्षु वर्ग का। हाँ जी, बस यही है लास्ट में। इक्षु वर्ग का गन्ने का रस जो रेचक, स्निग्ध, रक्त पित्तनाशक, मधुर रस, यही बस दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। इक्षु वर्ग का अभी लेते हैं, ये आ गया है इसमें शायद, ये आ गया डाउनलोड होती। इक्षु वर्ग मतलब गन्ना, गन्ने का नाम है एक तरह का इक्षु। 3 नंबर का जो है, 7 वर्ग है ना अपने। तो गन्ने का रस क्या है? रेचक है, स्निग्ध है, चिकना है, रक्त पित्त नाशक है, मधुर, और मधुर विपाक है इसका, पचने के बाद में मधुर ही रस देता है। और क्या है? मूत्रल है, यानी ये पेशाब को बढ़ाता है। पेशाब को जो बढ़ाने वाली जितनी भी औषधियां होंगी वो ब्लड प्रेशर को हमेशा कम करने वाली ही होंगी। ठीक है। तो जो पेशाब को बढ़ाएगी औषधि वो ब्लड प्रेशर को कम करेगी, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ पथरी की मात्रा, जो पथरी शरीर में बढ़ रही है उसको भी कम करती है। व्रणम करता है, यानी शरीर को बढ़ाने का काम करता है। और वात नाशी है, यानी वात की बीमारियों में नाश करता है। ठीक है। दंत पीड़ित, तो शर्करा के समान यदि कोई दंत पीड़ित है उसको भी लाभ करेगा। और यांत्रिक पीड़ित, यानी दांतों की बीमारियों में भी लाभकारी है, और यांत्रिक पीड़ित भी है तो भी उसको लाभ करता है। यानी इतनी सारी चीजों में ये फायदा करने वाला है। इस टाइप का है, बड़ा विचित्र चीज है।
मतलब इसमें महत्वपूर्ण चीजें देखना है, रक्त पित्त नाशक, ठीक है। तो एसिड कहीं शरीर में जलन वलन है तो कोई परेशानी है तो उसमें फायदा करने वाला है। इसके आगे देखकर यांत्रिक पीड़ित और देखा विद्राही, यानी स्किन के अंदर कुछ न कुछ ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो विद्राही स्किन डिजीज को बढ़ाने वाला है। गुरु है, पचने में भारी होता है। विष्टम्भी होता है ना। तो ये सारी चीजें इतनी सारी पैदा करता है, यानी खून को साफ करेगा, पचने में थोड़ा सा भारी हो जाएगा, बाकी चीजों के बनिस्बत थोड़ा सा भारी है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ प्रकार हैं, गन्ने के प्रकार हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये जो गन्ने की नस्ल होती है उनके बारे में श्रेष्ठता और हीनता का एक क्रम होता है, वो बताया हुआ है। तो उसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ गन्ना जिसको बोलते हैं ये वासु गन्ना है, ठीक है। और सबसे निकृष्ट जो है क्या है, हीनतम बताया जिसको, ये क्या है, पौंड्रक। सर आप उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ वासु गन्ना के नीचे हीनतम लिखा हुआ है और पौंड्रक के नीचे श्रेष्ठतम लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ये यहाँ से श्रेष्ठतम, सॉरी हाँ उल्टा हो गया, मतलब इसको हीन से शुरू करके श्रेष्ठ की ओर बढ़ रहा है, यानी नीचे से सीढ़ी से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो पौंड्रक गन्ना जो है श्रेष्ठतम हो गया, ये उल्टा हो गया। थैंक यू बताने के लिए, धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, तो वेलकम। वासु गन्ना जो है इसमें हीन बताया गया। अब ये जैसे जैसे ऊपर आगे की तरफ गति करता जा रहा है, इसकी श्रेष्ठता उसकी ओर बढ़ रहा है, श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये टेबल ये क्या तय कर रहा है, श्रेष्ठ की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, हीन से श्रेष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। तो गन्ने की रस की विकृतियां जो हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 प्रकार की विकृतियां, ठीक है। तो विकृति में हीन पहले है और उसके बाद में श्रेष्ठ, वही सिमिलर पोजीशन पिछले वाला जैसा था वैसा ही यहाँ पर भी बताया गया है। हीनता और श्रेष्ठता भी यहाँ पर सिमिलर कंडीशन की दिखाई गई है। तो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ स्क्रीन को। तो इसकी श्रेष्ठता और हीनता की चर्चा करते हैं अपन। तो यहाँ से हीनता से शुरू होकर के वो श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं साथ में। तो अपन ये फाणिक, यानी धीरे धीरे यहाँ से भी इसकी हीनता से शुरू होकर के श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो शक्कर सबसे श्रेष्ठ होगी, क्योंकि शक्कर एकदम धुली धुलाई है, पीछे गन्ना है, मतलब ये गंदा है, थोड़ा सा और से साफ बना और साफ बना और साफ बना और फिर शर्करा बनी, तो श्रेष्ठ शक्कर हो गई, राइट।
देखिए ये जो फाणित है ये त्रिदोष कर है, यानी तीनों दोषों को बढ़ाती है, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ा सकती है। तो ये त्रिदोष कर बताया गया है इसको। तो ये खराब है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुड़, गुड़ क्या करता है? कफ वर्धक है, मूत्र मल को बाहर निकाल देता है। क्या करता है? कफ वर्धक है, कफ को बढ़ा सकता है और मूत्र मल को बाहर निकालने में सहायक है। और क्या करता है? कृमि, मज्जा, रक्त, मांस, मेद, कफ वर्धक है, यानी ये सारी चीजों को बढ़ाता है। तो कब बढ़ेगा? तो मांस मेद बढ़ेगा तो मोटापा जरूर आएगा, ठीक है ना, स्थूल हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो ये आपको ज्यादा खाएंगे तो ये दिक्कत करेगा, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। तो ध्यान रखना है कि किसी को फुंसी उनसी कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा कंट्रोल के साथ में लेंगे तो अच्छा रहेगा, फायदे में। नहीं तो नुकसान आपको बता सकता है वो। चर्चा करते हैं पुराना गुड़। पुराना गुड़ क्या करता है? पुराना गुड़ है हमारा, ये भी वैसे तो सबसे फायदा तो पुराना ही करता है। पुराना गुड़ जो है उसके बारे में, तो जितना पुराना गुड़ अच्छा है उतना नया अच्छा नहीं होता है, पचने में भारी होता है। नए अनाज और नए गुड़ नहीं खाने चाहिए, ये दोनों ही पाचन क्रिया को मंद कर देते, धीमा कर देते, पचाने की क्षमता को शरीर में कम करते हैं। और नया गुड़ कम करेगा जहां पर, वहीं पर पुराना गुड़ क्या करता है? बढ़ाता है पाचन क्रिया को, ठीक है। तो इन दोनों में यही फर्क है। तो वो भारी है पचने में और ये हल्का है। पुराना वाला गुड़ पचने में हल्का है और साथ में अन्य चीजों को भी आसानी से पचा देता है, और नया गुड़ जो है पचने में भारी है और अन्य चीजों का भी पचना मुश्किल कर देता है जिसके साथ उसको लिया जा रहा है, ठीक है। तो नवीन गुड़, नया गुड़ क्या कर रहा है? कफ वर्धक है, कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है शरीर में, और अब अभिमान करता है। तो यानी अभी मैंने बताया, एक तो भूख को भी कम कर देता है, अग्निमांद कर देता है, यानी अग्नि आपकी कमजोर हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं अपन, हर चीज में गुड़ की बात कर रहे हैं, चाहे कैसा भी, पुराना है नया है, सब कफ वर्धक है, यानी कफ को बढ़ाता है। जहाँ देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है कफ वर्धक, कफ वर्धक, कफ वर्धक, कफ वर्धक, मतलब कफ को बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं रहा कैसे भी, राइट। तो ये है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर, फिर पुराना गुड़ ही हमें खाना चाहिए ना? तो मतलब निश्चित मात्रा में। हाँ जी, हमें फिर पुराना गुड़ ही खाना चाहिए ना, निश्चित मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं, एक निश्चित मात्रा हाँ में ही इसका उपयोग करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुराना गुड़ ही धन्यवाद। खाना चाहिए, कम से कम 6 महीना, साल भर, या पिछले मौसम का गुड़ होता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी नया वाला, अभी क्या नया आता है वो हम लोगों को इसलिए तो बीमार कर रहा है। हम सोच रहे हैं गुड़ बहुत फायदा करता है, ले आओ घर पे। थोड़े दिन बाद देखते हैं अपन, स्किन डिजीज हो रही है, कहीं रेशेज हो रहे हैं, कहीं खुजली चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये कभी बुखार आ जा रहा है बार बार, ये सारी परेशानियां हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पचने में भारी हो जाएगा, भारी होगा तो इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ाएगा, कफ की मात्रा और ज्यादा बढ़ा देगा। इन्फेक्शन ज्यादा कब बढ़ेगा और विकृत कब बढ़ेगा? तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमको सोच समझ के इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट।
अब ये तो हुआ गुण का मामला। अब हम देखेंगे मधु वर्ग। तो मधु वर्ग, अभी हम मधु को देखते हैं। तो मधुर शहद क्या होता है? मीठा होता है, ये तो आपको पता ही है। मधु यानी शहद के भी कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के शहद होते हैं, और उनमें भी शहद क्या है? मधुर है, मीठा है। राइट। तो मधुर है, मीठा है, और कषाय रस वाला है। कषाय रस वाला है। तो देखें तो इसमें देखिए, वैसे तो ये कषाय रस जितना भी है या कड़वा रस जो भी होता है, ये क्या करता है? शरीर में सुखाने का काम करता है, ड्राइनेस लाता है बॉडी के अंदर। क्या करता है? ड्राइनेस लाता है। तो जब बॉडी में ड्राइनेस लाएगा तो स्वाभाविक है कि वो आपके कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो उसको कम करेगा। शरीर को भी सुखाएगा, ड्राइनेस लाता है तो शरीर को सुखाएगा, शरीर में मांस की मात्रा कम कर देगा, स्नेह की मात्रा कम कर देगा, तो आप पतले हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। राइट। इसलिए कई लोग शहद का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो इसका रस जो है क्या है? कषाय रस है। किसका? शहद का रस कषाय है, और क्या है? मधुर है। तो मुख्य रस इसका जो पहली बार आप जैसे ही इसको चाटते हैं, तो या तो हल्का सा कषाय या मधुर रस दोनों मिक्स स्वाद दिखाई देते हैं इसके। इसके साथ में क्या है? ये वात कारक है, ये वात को बढ़ा देता है, शरीर में ड्राइनेस लाता है। और तो वायु के गुण क्या है? ड्राई करना। तो ये वात को क्या करता है? शरीर में बढ़ा देता है। तो जब वात बढ़ाएगा यानी सुखा देगा, तो इसका मतलब कहाँ की समस्या को हल करेगा? यानी कफ की बीमारियों में हेल्प करेगा। जो कफ बढ़ जाता है शरीर में, या शरीर में मोटापा बढ़ गया तो उसको, शरीर को कम कर सकता है। या कोई घाव भर गया है, घाव हो गया है, तो घाव पर लगाएंगे तो ये सुखा देगा। जोड़ों में कहीं दर्द वर्द हो रहा है तो उसको भी कम कर देगा। ये सारी चीजें ये करने लग जाता है। राइट। अब ये रक्त, पित्त और कफ नाशक है, यानी रक्त को बढ़ा देता है, यानी पित्त रक्त में हाँ, रक्त पित्त कफ नाशक है। तो रक्त पित्त यानी रक्त के अंदर पित्त की मात्रा जो बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्निग्ध है और मधुर रस का है, तो मधुर रस का होने के कारण ये पित्त को कम कर देता है शरीर में। तो ये पित्त का नाशक है। तो रक्त पित्त का नाश करता है, यानी रक्त के अंदर पित्त ज्यादा हो जाता है रक्त में, उसको रक्त पित्त कहा जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण नाक से, मुंह से, यूरिन से, पेशाब से, पोटी से, थूकने में, खांसी में, क्या होता है? कान में ऐसे खून आने लग जाते हैं, जगह जगह से ब्लडिंग होने लगती है। तो ये क्या है? ये रक्त पित्त है। रक्त पित्त के बीमारी के लक्षण यही है। और क्या है ये? अब एक और चीज लिखा है यहाँ पर, ये छेदक है, यानी शरीर में जाके छेदन भेदन का काम करेगा। यही कोई छेद वेद करना है, मतलब छेद करने का मतलब ये नहीं कि वो ड्रिल मशीन की तरह जा करके फिर आप कहोगे नहीं नहीं साहब इसको तो ऐसा करते हैं, मेरे दीवार में छेद करना है तो यहीं पे लगा देते हैं, अपने आप छेद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। छेदन का मतलब यहाँ पे भाषा शैली से है कि छेदन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर कोई कफ या ऐसी कोई चीज जमा है, उसको ड्रिल करके यानी उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए ये छेदक कहलाता है। व्रण शोध, व्रण शोधक यानी घाव को, व्रण का मतलब घाव, घाव को शोधक यानी सफाई भी करता है उसकी, और उसको भरता भी, रोपण भरने का काम भी करता है। और संधान
करता है। संधान का मतलब घाव को भर के ठीक करने का काम भी करता है। ठीक है, और क्या करता है? प्रमेह, प्रदेह, कुष्ठ, श्वास, कास, हिक्का, इन ये जो बीमारियां हैं, इनके अंदर हिक्का मतलब हिचकी हिचकी आती है, बाकी तो सब आपको पता ही है। प्रदेह यानी शरीर में कहीं दाह वगैरह हो जाता है ना, दर्द, ये स्किन पर कुछ धब्बे अब्बे। कुष्ठ यानी चमड़ी से बीमारी हुई, 18 प्रकार के कुष्ठ हैं आयुर्वेद में, ये सारे के सारे ये आगे कुष्ठ रोग। श्वास, सांस के रोगों में सब में काम करेगा, दमा अस्थमा ऐसा कुछ। कास यानी खांसी वासी, जितनी भी प्रकार की खांसी होती है। हिक्का यानी हिचकियां, हिचकियां भी 4-5 प्रकार की हैं, तो उनकी हिचकियों में भी ये लाभकारी है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो कहीं और जिनका इलाज नहीं होता, ये यहाँ पर इलाज है और उनमें लाभ होता है। योगवाही होता है। सर आपकी आवाज बंद हो गई है। अच्छा, आवाज बंद हो गई, आ गई अभी? अब आ गई है सर, अब आ गई। जी थैंक यू। तो अभी अब देखते हैं, यहाँ लिखा है योगवाही होता है, यानी मेडिसिन का निर्माण इसके साथ में, अलग अलग मेडिसिन का निर्माण इसके साथ मिला के होता है योगवाही। यानी कोई दवाओं का निर्माण करना है, जैसे मुलेठी खांसी हो गया तो मुलेठी के साथ शहद को चाट लो, तो ये दवा क्या थी? मुलेठी। लेकिन ये क्या बन गया? योगवाही, उसको जोड़ने वाला हो गया। तो उसके साथ मिलकर के काम कर रहा है, डायरेक्ट काम तो नहीं कर रहा है शहद, तो उसके साथ में मिलके काम कर रहा है। सीतोपलादी चूर्ण ले लो, उसके साथ मिला के इसको खांसी में प्रयोग कर लो। और क्या कर लो? वजन घटाना हो तब भी यही काम कर लो, सीतोपलादी के चूर्ण के साथ में भी काम कर जाएगा। हाँ, कोई अल्सर वल्सर हो गया तो मुलेठी के साथ में मिला करके भी उसका। तो इस तरह से जिनको मिला के लेने वाली चीजें होती है, जिसके साथ लेना है, वो योगवाही कहलाते हैं। इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। योगवाही किसको कहते हैं? जो जिसके साथ जुड़ करके, किसी औषधि के साथ उसका जोड़ जोड़ बना करके ही उसका प्रयोग किया जाता है। स्थूल और क्रश दोनों के लिए हितकारी है। स्थूल यानी कोई आदमी मोटा है तो उसके लिए फायदा करेगा, और क्रश, क्रश यानी पतला है और शरीर में कोई बीमारी है तो भी लाभ करेगा। क्रश किसके लिए हो जाता है? टीबी के लिए, है ना, अस्थमा, दमा अस्थमा, जिसमें शरीर का वजन कम हो जाता है, तो उसको भी वापस बैलेंस करता है। तो ठंडे पानी में तो ये वजन को बढ़ाता है, और गुनगुने पानी में लेगा तो वजन बढ़ा देगा, मतलब वजन घटा देगा। ठीक है। जी सर। तो ये शहद जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का होता है शहद। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको अभी देखते हैं कि अपन किस प्रकार से होते हैं।
ये रहे आपके सामने 4 इसके प्रकार। ठीक है, तो इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। चार प्रकार के देखने का हम प्रयास करते हैं फिर। तो 4 प्रकार के नाम अपने सामने है ना? क्या है ये? भ्रमर, तो ये शुक्ल वर्ण का है। इसका वर्ण का मतलब रंग, कलर, भ्रमर। और क्या है? पैतृक, ये घृत वर्ण का है, घी के जैसा दिखता है। ठीक है। और क्षौद्र, ये कपिल वर्ण का है। और माक्षिक यानी तेलाभम, तेलाभम, इस टाइप से इसके हैं। और क्या है? उष्ण मधु के गुण, यानी गुरु शहद के गुण क्या हो। देखिए, अब ये जो पहले के जो शहद होते थे ना, अभी तो आजकल मिलते नहीं है सारी चीजें, तो उस जमाने की चीजें हैं। अभी हमारे कोई ऐसे उपयोग में आती नहीं, तो इसको आप याद रखो ना रखो, कोई ज्यादा विशेष अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन जो है, इनको पढ़ने का शौक है कि नहीं साहब, मैं देखो मेरी इतिहास को लोगों को बताना चाहता हूँ, तो उनको ये सारी चीजें हैं कि भाई मेरी संपत्ति है, मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मैं इसको लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे देश में या मेरे इस पूर्वजीय संप्रदाय में या मेरे संप्रदाय में ये सारी चीजें मेरी इस धरती पर, मेरे भारत की देश की धरती पर ये चीजें उपलब्ध थी। है किसी से कोई प्रश्न उससे पूछना है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए, तो भले ही अपन इसको याद रख सकते हैं, है ना? तो ये जो सारी चीजें देखने समझने की है। देखिए, उष्ण है यानी ये गर्म किया हुआ शहद है। ठीक है। यह उष्ण समय में प्रयोग, यानी जो गर्मी के दिनों में जो प्रयोग में लाया जाता है, उष्ण द्रव्यों के साथ, जो गर्म द्रव्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त मद, इन तीनों की स्थितियों में मधु मारक होता है। ध्यान रखिए, यानी आग के ऊपर शहद को तपाना या गर्म करके प्रयोग करना मारक होता है। क्लियर हो गया? समझ गए सब लोग? मारक का मतलब आपको मारने वाला हो सकता है, ये विष के समान है, जहर है, इसलिए कहते हैं शहद को गर्म नहीं करना। ठीक है, आप ठंडे पानी में इसको ले सकते हैं। पर सर जो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं नींबू डालकर, फिर वो क्या होगा? वो भी तो गुनगुना पानी हल्का गर्म तो होता ही है ना वो। गुनगुना उसे के मतलब ऐसा पानी जो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो। जी। क्लियर हो गया? जी धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो, ज्यादा ना हो।
या ऐसी कंडीशन में जिनमें कटु रस वाले कोई कंटेंट है, उनके साथ भी आप शहद लेते हैं, तो फिर ये मारक हो सकता है इसकी सिचुएशन। ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम तेल वर्ग की। ये तो हो गया शहद का। तो तेल वर्ग में कौन कौन से तेल हमारे लिए उपयुक्त है या हो सकते हैं और किस काम में लिए जाने हैं, इसकी चर्चा शेष रह जाती है। तो इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तेल वर्ग, तेल में कौन सा अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या छोड़ने लायक है, इसकी अभी हम चर्चा करने हैं। तो तेल वर्ग में हमारे सामने ये लिस्ट आ गई। कैसा तेल, क्योंकि तेल तो अपन किसी भी चीज का बना सकते हैं ना, तो आयुर्वेद कहता है हम आपको केवल बेसिक सूत्र बना के देंगे। तेल मुख्यतः तो सारे गर्म ही होते हैं तासीर में, केवल एक दो कोई छोड़ दो, एक कोई छोड़ दो, बाकी सब गर्म ही पाए जाते हैं। तो तेल वर्ग के गुण की चर्चा करते हैं। तो ये तीक्ष्ण है, देखिए ये तीक्ष्ण है मतलब तीखा है ना। यह वाई और सूक्ष्म और उष्ण और कफ कारक नहीं है। ठीक है। तो कफ को ये बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, नहीं, कफ का हमेशा नाश करता है। लोग उल्टी बात करते हैं, हमको कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, जबकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी वनस्पति के तेल में कोई कोलेस्ट्रॉल नामक कंटेंट होता ही नहीं। सब कंपनी वाले सिर्फ उल्लू बना रहे हैं अपन को। कोलेस्ट्रॉल फ्री। एक्सक्यूज मी सर, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे जाता है? फिर वही यही कहते हैं कि आपने तेल ऐसा लिया होगा इसी वजह से बढ़ गया, लेकिन फिर बढ़ता कैसे? अगर तेल में आपने कहा कि हमारा आयुर्वेद तो गलत नहीं हो सकता, कि वो उसने तो सही जानकारी दी है कि हमें कि तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो फिर कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है? मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो पहले पूरी बात। आधे में ही ठोक दोगे तो कैसे बात बनेगी। जी ठीक है, सॉरी सर। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आगे, है ना। बात को पूरी करने दीजिए। मैंने पहला ही सेंटेंस बोला है कि ये कफ कारक तो नहीं हो सकता। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, जिसमें जो कफ कारक होगा वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, नंबर वन। जो कफ कारक नहीं है, जो कफ नाशक है, वो कोलेस्ट्रॉल सारे ही कम करेंगे। ये याद रखिए जीवन में। ठीक है। आपको कोलेस्ट्रॉल भगाना है आपके शरीर से, तो कफ कारक ना हो ऐसी चीजों का प्रयोग आयुर्वेद में, जिसके आगे लिखा होगा कफ नाशक, वो सब कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले होते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजों का हम ऊपर से पढ़ते आए, ये कफ कारक है, ये कफ नाशक है, ये सारी चीजें अपने जीवन पर में देखा ना हमने। तो ये तीक्ष्ण तीखा रहता है और कफ कारक नहीं है। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने कफ कारक नहीं है लिखा है, कफ नाशक है ये नहीं लिखा है। ध्यान से सुनो शब्दों का अंतर।
कफ कारक नहीं है, यानी कफ ये खुद नहीं बढ़ाता, खुद से अपने से नहीं बढ़ाता, तो इसको कफ नाशक भी नहीं बोल सकते। क्लियर? यानी अपने गुण तो दिखाएगा ये, है ना। करेला पर नीम चढ़ा, अभी नीम चढ़ा नहीं है, बस करेला तो है लेकिन, ठीक है, करेला तो है लेकिन नीम चढ़ा नहीं है, बस फर्क इतना ही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अब कहा जाता है कंपनियों द्वारा कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो कोलेस्ट्रॉल केवल पशुओं से या जानवरों से ही हमारे पास आता है, ठीक है। तेलों से कभी भी नहीं आता, तेल केवल ट्राइग्लिसराइड देते हैं। वनस्पति तेल कोई भी डब्बे पे लिख दे, देखे कोई ट्राइग्लिसराइड फ्री, तब जानू मैं, बेच के दिखाए, दूसरे दिन पुलिस आके उसको उठा ले जाएगी, माल जब्त कर लेगी, सब पता लग जाएगा उसके ऊपर लिख लिख के बताओ, देखिए ट्राइग्लिसराइड फ्री नहीं। तो वनस्पति जो आती है, ये दोनों ही प्रकार ब्लड के अंदर जाम करने का ही काम कर रहे हैं, दोनों ही, वो भी जमा रहा है, वो भी जमा रहा है, जमा तो दोनों रहे हैं, लेकिन जो मांस को खाते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो आता है, तो जितने ज्यादा पैर उतने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ये भी मैं बता दूं। वो कहता जी मैं तो फिश खाता हूँ, तो बंगाली आ जाएगा कोई बीच में आके खड़ा हो जाएगा, "अरे हमारे यहाँ तो फिश खाई जाती है, हम तो पशुओं का सामान खाते ही नहीं है"। अरे भाई वो भी तो वही जीव है ना, तो जीवों से क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, तो जितने ज्यादा पैर उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। मछली के तो दो हैं, राइट और लेफ्ट में, जिससे वो हिला के चलती है, ठीक है। चिकन यानी मुर्गी के, उसके भी दो हैं। अब बकरा वकरा पकड़ के लाए ईद मनाने के लिए, तो उसके तो चार हो गए ना, तो जितने ज्यादा पैर उतने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। हमारे यहाँ भले ही कोई नहीं खाता हो, लेकिन नॉलेज के तौर पे जानकारी होनी चाहिए हमको। जब हम आयुर्वेदिक पढ़ने आए तो नॉलेज में क्या लेने में कोई हर्ज, ठीक है। ये जो चीजें हैं जानने की है। तो वनस्पति हमें क्या देती है, वनस्पति से जो ऑयल आता है उन सब में ट्राइग्लिसराइड होता है, लेकिन जब उसको फिल्टर किया जाता है तो उसमें कुछ जो केमिकल आ जाते हैं, वो केमिकल नुकसानदायी हैं। तो डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, रिफाइंड, ये सब खराब है, ठीक है। तो कच्ची घानी का लेने से जो उसमें ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में जाके जमा होने वाली थी, उसको नाश करने की क्षमता भी उसके अंदर प्रकृति ने हमको दी है, ठीक है। तो उसके साथ में उसकी क्षमता वाली चीज को आप फिल्टर करके बाहर निकाल दे रहे हो, तो फिर वो काम का नहीं है। चलिए बढ़ता है आगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं, जैसे गेहूं है, गेहूं का चोकर हमने हटा दिया, तो उसका फाइबर तो हमने हटा दिया, फिर वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही है। अब रामदेव जी आके बोल देते चोकर वाला आटा खाओ, तो पहले तो चोकर हटवा दिया वो चोकर हटा के चक्कियों पे मिलने लगा खाना, आटा मिलने लगा, अब कह रहे चोकर वाला खाओ। तो मतलब तेल में भी वही कहानी है, आप फिल्टर करके उसका जो चोकर है हटा दे रहे हैं, बस ऐसे समझ लो उसको, दूसरी भाषा में समझने के तौर पे। तो वो जी नहीं हटाते तो काम का है, फिर ये ट्राइग्लिसराइड का टेंशन नहीं है, उसको हटाएंगे तो फिर टेंशन होना है। तो आयुर्वेद में जानकारी पूरी है, भरपूर है, जिनको नहीं है वो अपनी अंग्रेजी पढ़े हुए लोग, वो अपनी विज्ञानीकरण करते रहते हैं दिमाग का, और उससे परेशान होते रहते हैं।
हाँ, ये मल रोधी भी है, मल को रोकने का काम भी कर रहा है, मल को बांधने का काम करता है, ठीक है। घी क्या करता है, मल को खोलने का काम करता है, यानी मल को आसानी से बाहर निकालने में मददगार है। तो कहते हैं ना भाई, छोटा बच्चा है, उसको दूध में थोड़ा घी मिला के फैट करके दे दो, 2-4 साल का, 5 साल का है, कब्जी हो जाती है ना बच्चों को, कहते हैं भाई ऐसा करो, इसके 1-2 चम्मच मक्खन डाल के पिला दो दूध को, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ये खुश्की जो हुई है उसकी वजह से हुआ है, तो उस खुश्की को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये तो बढ़ा देगा कॉन्स्टिपेशन, मल को बांधने वाला तेल, तेल कोई भी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कृमि नाश करने वाला। एक और चीज है, क्रश को, मतलब जो कमजोर है उसको मोटा बनाएगा और मोटे आदमी को पतला, नहीं, लंघित करता है, यानी स्थूल को और मोटापा दे सकता है, बढ़ा सकता है। तो ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। आज का विज्ञान क्या कहता है, आज का विज्ञान कहता है एक 50 किलो वजन है तो 1 चम्मच बहुत है 24 घंटे में गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी गाड़ी क्या है, बहुत ज्यादा पेट, आपका ऑयल ऑयल ज्यादा यूज नहीं करती है, इतने से काम चल जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, संस्कार से सभी रोगों को जीतने की क्षमता रखता है ना। तो संस्कार से मतलब कोई औषधि के साथ में इसको मिला के, इसको औषधियों को इसमें तेल में पकाते हैं, तो घी के बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल की बारी आती है, तो वो क्या है, तिल का तेल। तो तिल के तेल में ही ज्यादातर सब अपने वो जो बनती हैं दवाएं, जो भी दवाएं बनती है, चाहे वो कोई भी तेल ले लो, महानारायण तेल हो, सुदर्शन तेल हो, कोई भी तेल हो, ये सब तिल के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो सारी कंपनियां जो हैं तिल के तेल में बनाती हैं दवाएं, राइट। देखिए, तेल वात कफज रोगों की सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है। तो हमने पहले आपको बता चुके हैं कि शमन और शोधन 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। शमन का मतलब किसी भी रोग का आया है और वो कम मात्रा में है, परेशानी उसकी कम है, तो उसका शमन कर दो। यानी छोटी मोटी बीमारी है तो उसको छोटी दवाई दे करके दबा दो। दवाई का मतलब है दबाना, तो दवाई दे करके क्या करो, दबा दो। तो ये तो हुआ शमन। शोधन यानी दवा, अब दबा नहीं सकते, बीमारी बढ़ गई है शरीर में, देखो, एक बार दबा दोगे, 2 बार दबा दोगे, फिर उसका शोधन तो करना पड़ेगा ना, शरीर में कचरा है, कचरा निकल रहा है, उसको आपने कोई दवाई देके दबा दिया, फिर दूसरी बार गए फिर दबा दिया, कितनी बार, उसकी एक लिमिट है। ये क्या करता है, ये सब के सब शमन के चिकित्सा में काम करने का वो है। तेल जो है वात कफज रोगों की सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है। यानी तेल क्या करता है, वात के रोग और कफ के रोग, इन दोनों को, वात को भी बाहर और कफ को, वात को भी अनुलोमित करता है और कफ को भी बाहर निकालने की सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा है, ठीक है। तो ये शमन करना हो तो ये इससे आप कर दीजिए, शोधन करना तो बात अलग है, वो फिर वो विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको। तो सभी तेलों में तिल का तेल जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घी के बाद में सबसे ज्यादा नंबर आता है तेल का,
यदि इसीलिए हम लोग हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पंडित जी बोल देते हैं भाई ऐसा है, हमारे सनातन में घी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, तेल के तिल से आप हवन कर सकते हो या पूजन कर सकते हो, तो वो चलेगा। अभी आजकल तो बाजार जाते हैं तो घी ऐसा मिलता है कि बस ही बस, क्या कहने। गाय का घी चाहिए तो वो पूछता है, बनिया आजकल 2 तरह के घी मिलते हैं। मैं भी गया था अभी पूछने, सामान लेने, तो दुकानदार मेरे को पूछता है कि जी, वो नए दुकानदार के पास गया था, मतलब तो वो पूछता है मेरे को कि खाने वाला चाहिए या पूजा वाला चाहिए। तो मैंने कहा भाई पूजा वाला कितने का है? बोले वो 250 रुपये का मिल जाएगा। मैंने कहा गाय का घी? बोले हाँ। वेरी गुड भाई। और मैंने कहा फिर खाने वाला? खाने वाला 400 रुपये का मिलेगा, 450 रुपये का मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ये पता नहीं साहब, हमारे पास तो यही आता है, जो आप चाहिए तो दे तो दे दें, बोलो तो। ये है कहानी। जो गाय का घी है पूजा के लिए आ रहा, वो तो 250 रुपये किलो है, इतना सस्ता। यानी कोई ना कोई चर्बी अरबी जलाने के लिए जो भी साधन मिला, चलो क्या करना है, पंडित जी को जलाना ही तो है, जला देंगे। तो ऐसी पूजा क्या है, किसी जानवर की चर्बी को आप जला के हवन कर रहे, पूजन कर रहे, दिया जला रहे, फिर उसमें ध्यान मेडिटेशन करेंगे, और उस चर्बी से निकलने वाला जो गैस निकलेगा वो क्या करेगा, आपका मेडिटेशन होने देगा, क्या ध्यान होने देगा? वो आपका CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो CO2 जो प्रोड्यूस करेगा, तो आप, आपके दिमाग में वही CO2 जाएगा, आपका ध्यान लगेगा क्या? ये आप समझ सकते हैं। तो प्योर जो देसी घी होता था वो जलता था, तो गाय का जो हाथ का बिलोना घी होता था, उसको हम सुबह शाम संध्या वंदन के टाइम जलाते थे जोत को, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था। इसलिए हम लोग ध्यान मेडिटेशन या प्राणायाम करेंगे तो उस समय उसका ऑक्सीजन का शरीर में जा करके वो लाभ करेगा। अब ये वाला जो घी है 250 रुपये या 300 जो भी है, ये क्या करने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। तो वात की शमन चिकित्सा तेल है, और शोधन चिकित्सा क्या है? बस्ती। तो शोधन करना हो तो बस्ती, शमन करना हो तो भी ये तेल, दोनों में काम करता है। तो तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा तेलों तक हो चुका। हम फिर कभी यानी नेक्स्ट क्लास में अगली बार जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य जो हमारे स्रोत जिनसे हमको और भी चीज मिलती, जैसे तेल कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखेंगे, उनका विरेचन कैसे होता है, क्या है उसका परिणाम और प्रमाण, क्या कंडीशन पर होता है, अरंड का तेल क्या काम करता है, सरसों का तेल क्या काम करता है, इन सभी तेलों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम। कोई संवाद के लिए या कोई प्रश्न आपका है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा समय ठीक। हो चुका है। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब क्लास के लिए। और ये आपने एक पहले ये था, ये एक लाइन छोड़ गया, चक्षु के लिए हानिकारक है, ये एक लाइन रह गई थी। आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं फिर से बता देता हूँ, धन्यवाद आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। हाँ, चक्षु यानी आंखों के लिए कोई भी तेल हानिकारक है। जैसे डॉक्टर नीरा ने अभी एक प्रैक्टिकल किया जामनगर यूनिवर्सिटी में, तो वो PhD कर रही थी इसी पे। तो उनको ये यूनिवर्सिटी में एक टास्क दिया गया, जो उनके जो गाइड थे उनके द्वारा, तो उनको कहा गया कि आप तेल को सिद्ध करो कि ये चक्षु यानी आंखों के लिए नुकसानदायी है। तो क्या किया गया, चूहों को पकड़ के लाया गया, क्योंकि इन्हीं चीजों पे प्रयोग करते हैं ना हम लोग, कोई प्रयोग करते हैं तो चूहों को लाया गया, और जो चूहों को
तेल में तल भून करके सारी चीजें बना करके रोज खाने को दी गई। चूहे तो बड़े मस्त हो गए, मजा आ गया उनको कि वाह ये तो बढ़िया है यार, इधर अभी तो कम से कम इधर उधर मेहनत करके हमको भाग दौड़ लगा करके खाने को मिलता था, और यहाँ तो ऐसे ही बड़ा मस्त हो गए। तो शरीर में तो उनका वजन बढ़ गया, सारे चूहों का मोटे मोटे हो गए, चूहे चूहिया खा पी के मस्त हो गए। लेकिन 90 डेज में उनके जो बच्चे पैदा हुए उन चूहे चूहियों के, और साथ ही बच्चों की भी आंखें नहीं थी, अंधे थे। 90 दिन में सारे चूहे अंधे हो चुके थे। इतना असर आंखों पर डालता है ये तेल। तो 90 दिन चूहों को यदि दिया जाता है तो 90 दिन में उनकी आंखें चली जाती हैं। तो अब जो आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी जो खाते हैं इससे, उसका 10 टाइम मानिए चूहों का जो प्रभाव, जिसका औषधि का चूहों पर 10 दिन में प्रभाव पड़ता है, तो उसका 10 टाइम मनुष्यों पर काउंट किया जाता है। ये मेडिकल साइंस बोलता है। ठीक है, तो आप 10 टाइम लगा लीजिए, आपकी कितने दिन में आंखें जाने वाली हैं। तभी देख रहे हैं हम बच्चों को, आंख सबके आंखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं, रोशनी खराब हो रही है सबकी, ये सब चल रहा है। तो जितना तली भुनी चीजें खाएंगे, आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाएगा, बालों का झड़ना होता चला जाएगा, फिर आप दवाइयां ढूंढते रहिए, ये सारे काम होंगे। क्योंकि ये सब तासीर में गर्म है, रक्त को दूषित करते हैं, रक्त में पित्त की मात्रा को बढ़ा देता है, इसके कारण ये सारा चीजें होती है। तो जब भी, और आदमी एग्रेसिव हो जाता है, नेचर वाइज भी गुस्सा ज्यादा आता है। तो तेल खाने वालों की कहानी ऐसी है, तेल का खेल ये है। धन्यवाद सर। जी स्वागत, वेलकम। तो हो गया क्लियर, ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, इनके परिणाम के लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे क्रम चल रहा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। किसी का और कोई सवाल होता है बता दें, नहीं तो फिर हम समापन करते हैं। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम।